ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस विशेष श्रृंखला का 300वां एपिसोड कर रहे हैं। इस खास मौके पर मैं अपने सभी श्रोताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से हम आज 300 एपिसोड पूरे करने जा रहे हैं। साथ ही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कोविड के विरुद्ध जन आंदोलन का हिस्सा बने। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद से ही आकाशवाणी देश के नागरिकों के बीच कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने की अगुवाई कर रहा है। लोक सेवा प्रसारक की भूमिका को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी ने पिछले वर्ष 18 मार्च से इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें कोरोना से जुड़े हुए विषयों पर हम स्वास्थ्य विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं और लिसनर्स हमारे साथ सीधे स्टूडियो में एक्सपर्ट से सवाल करते हैं। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आप दोनों का आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज संयोग है कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे पहले एपिसोड में भी कार्यक्रम में उपस्थित थे और आज भी वो हमारे साथ हैं। और डॉक्टर पॉल आपके साथ भी मुझे कार्यक्रम करने का जो पहला एपिसोड था उसमें मौका मिला था। आप दोनों का हार्दिक नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर वीके पॉल और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। पहला सवाल डॉक्टर पॉल आपसे करना चाहेंगे कि देश में कोरोना की स्थिति को देखें तो इस सफर में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़े, फिर इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और आज जबकि हमारे पास वैक्सीन भी आ चुकी है, कोरोना काफी कुछ नियंत्रण में है और विश्व के दूसरे देशों की तुलना में भारत में स्थिति काफी बेहतर है और रेट ऑफ रिकवरी हमारी 97% से भी ज्यादा है। आप इसका क्या कारण मानते हैं? इसका कारण है कि बहुत ही सूझबूझ के साथ देश ने कोरोना को समझा, कोरोना से मुकाबला किया और जो एडवाइस दी गई, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, गाइडलाइन दी गई भारत सरकार की तरफ से, प्रदेशों की सरकारों की तरफ से, उन सबको सबने मिलके उसको फॉलो किया, उसको अपनाया और इस लड़ाई में एकजुट होकर देश ने सामना किया। और इस लड़ाई में प्रधानमंत्री जी की अगुवाई और उनकी गाइडेंस हम सब के लिए एक किरण की तरह रही और वो अगुवाई हमारे लिए सबने जब उसको लिया तो हमारी सक्सेस के एक वजह बनी है। अब जिस तरह से इस कोरोना की लड़ाई में 3-4 बिंदुओं के ऊपर सबने मिलकर जोर लगाया। हमने सबसे पहले ये अपनाया कि हम 2 गज की दूरी रखेंगे, मास्क को अपनाएंगे, हाथ धोएंगे, तो एक ये चीज करी। इसके अलावा जब टेस्टिंग की गाइडलाइन जैसे जैसे आती रही, उन टेस्टिंग गाइडलाइंस को देश ने अपनाया, तंत्र ने अपनाया। जो भी व्यक्ति बीमार होते थे उनको घर में अच्छी तरह से रखने का पद्धति बनी और जिनको जरूरत हुई उनको अस्पतालों में लेके गए। और इसी प्रकार जहां जहां भी जरूरत हुई हमारे कंटेनमेंट जोन बने, सर्वेलेंस हुआ, ताकि जहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में केसेस हों उस एरिया को बाकी एरिया से अलग किया जाए। और हम इस लड़ाई में वैक्सीनेशन भी शामिल हो गया है हमारे पास हथियार की तरह और अब वो वैक्सीनेशन स्केल अप हो रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने वैक्सीनेशन की बात करी। डॉक्टर रणदीप, इस समय हमारे देश में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन उपलब्ध है और आप उन वॉरियर्स में हैं जिन्होंने पहले दिन ही वैक्सीन को लगवाया था। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका वैक्सीन का अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जहां एक ओर पूरी दुनिया मेड इन इंडिया वैक्सीन की प्रशंसा कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे लेकर भ्रामक खबरें भी फैला रहे हैं। जी डॉक्टर रणदीप।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप अपना 300 एपिसोड कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। उसी तरह से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे देश ने 2 वैक्सीन जो ट्रूली मेड इन इंडिया हैं उनको रोल आउट किया। और मैंने भी और डॉक्टर पॉल ने, हम दोनों ने पहले दिन पे ही वैक्सीन लगाया था। और जो हमने वैक्सीन लगाया वो ट्रूली मेड इन इंडिया है, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का है जी। और वो इसलिए क्योंकि हमने, अगर आप डेटा देखें, साइंटिफिक डेटा देखें, तो दोनों वैक्सीन का डेटा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और एफिकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं या जो साइंटिफिक लिटरेचर देखते हैं उनको ये विश्वास हुआ कि ये जो वैक्सीन है ये कामयाब है, ये हमारे देश में लगानी चाहिए। और हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए और बाहर जो स्थिति है जहां पे वैक्सीन की शॉर्टेज है और जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं जी। ऐसी स्थिति हमारे देश में ना हो, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें और जितने वैक्सीन के हमारे को डोजेज मिलते हैं उनका हम इस्तेमाल करके एक हद तक, कुछ हद तक इम्यूनिटी बनाए। जी। जहां रही सेफ्टी की बात, अब मैं अपनी दूसरी डोज का वेट कर रहा हूं और अभी तक मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे अस्पताल में बहुत लोगों ने वैक्सीन लगाई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। सब लोग वैक्सीन लगा के सीधे ही काम पे चले गए और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसलिए ये जो लोगों को डर रहता है कि वैक्सीन से कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ ऐसी बात है, ये बिल्कुल गलत है। घबराने की कोई बात नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि अगर हमें इस पैंडेमिक से बाहर निकलना है जी। अगर हमें अपने हाई रिस्क लोगों की जान बचानी है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है, इकोनॉमी को वापस लाना है, स्कूल्स खोलने हैं और जो हम प्री कोविड एरा में जैसे हम जिंदगी बिताना थी उस तरह की जिंदगी बताना चाहते हैं, तो सब लोगों को आगे आके वैक्सीन लगाएं और लगाना जरूरी है जब भी उनकी बारी आएगी, क्योंकि तभी हम उस स्टेज पे पहुंच पाएंगे। नहीं तो ये पैंडेमिक जो है और ज्यादा लंबा खींचता जाएगा। जी। तो जैसा कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बता रहे हैं कि उन्होंने भी वैक्सीन लगाई है और अब तो आपको विश्वास हो गया कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। डॉक्टर पॉल, इस बार के आम बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 137% की बढ़ोतरी की गई है और अगर हम देखें तो अकेले वैक्सीन के लिए ही 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? इस बात का जवाब देने से पहले मैं जो डॉक्टर गुलेरिया ने सेफ्टी की बात करी है वैक्सीन के बारे में, ये सुरक्षित है, उसमें एक आंकड़ा मैं जोड़ना चाहूंगा। अगर हम देखें तो लगभग 50 लाख व्यक्तियों को टीके लग चुके हैं अभी तक, कोविशील्ड भी और कोवैक्सीन भी, दोनों को मिला के 50 लाख, नथिंग लेस। और अब इतना एक्सपीरियंस हमारे सामने आ चुका है कि अगर हम नजर डालें कि कितने व्यक्तियों को कोई साइड इफेक्ट हुआ, तो आपको हैरानी होगी कि ये संख्या केवल मात्र 0.008% है। मतलब लगभग 1150 व्यक्तियों में, 1100-1200 लोगों में एक व्यक्ति को थोड़ी सी दर्द कोई होती है या बुखार होता है या कोई इचिंग वगैरह कुछ होती है जी। मतलब कि सीरियस साइड इफेक्ट तो जीरो है। सीरियस ऐसा साइड इफेक्ट हो के अस्पताल में ले जाना पड़े, ये तो जीरो है, बिल्कुल जीरो। और जो हुआ भी है 1 out of 1100, 1 out of 1200 हुआ है जो, वो भी मामूली सा साइड इफेक्ट है जो कि ना के बराबर है। तो आज ये बात पूरी सिद्ध हो गई है कि दोनों ही वैक्सीन जो है हमारे बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। इसलिए मैं विनती करना चाहूंगा कि क्योंकि अभी हम हेल्थ केयर वर्कर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीके लगा रहे हैं और थोड़ा फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाने शुरू किए हैं, तो उनमें से कोई अगर छूट गया है जी और उसको कोई गलतफहमी थी तो अब वो बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। और इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद भी हम कॉन्फिडेंस इस बात पे नहीं मानते कि ये सुरक्षित है, तो फिर ये बात सही नहीं होगी। और एक फिर उसका इस बात का सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें सबको याद रखना है कि जब हम वैक्सीन लगाते हैं अपने लिए लगाते हैं कि हमें बीमारी नहीं हो, हमारे परिवार को बीमारी नहीं हो, लेकिन एक सामाजिक कर्तव्य है। क्योंकि जब वैक्सीन लग जाएगा तो आपको बीमारी होना एक बात है, लेकिन आपके द्वारा दूसरों को, समाज को इंफेक्शन, संक्रमण नहीं फैलेगा। तो ये 2 जिम्मेवारियां हैं, एक अपने आप के लिए और दूसरी समाज के लिए। तो दोनों को हमें ड्यूटी की तरह, कर्तव्य की तरह लेना चाहिए
और अब जब सिद्ध हो गया है कि दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, अपनाए जाने चाहिए, तो आप प्लीज उसको अपनाइए। ये पहली बात है। दूसरी बात, आपने बजट की बात कही, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस बार बजट में जो प्रावधान हुए हैं हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए, उसको बहुत ही बड़े जोरों से ऊपर लाया गया है। उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी करी गई है और वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे बात ये पूर्ण रूप से संकल्प की बात सिद्धि में परिवर्तित होती है, क्योंकि सरकार ने पहले कहा था, तो बार बार कहा था कि वैक्सीन के लिए कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं सामने आएगी। और इतना बड़ा फंड जो है, इतना बड़ा बजट जो है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने हम सबके लिए उपलब्ध कराया है और इसका ठीक इस्तेमाल आगे किया जाएगा। जी। और डॉक्टर गुलेरिया, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टीकाकरण चल रहा है, जब आम लोगों के लिए ये टीकाकरण शुरू होगा तो लोग कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो अभी जो है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टीकाकरण हो रहा है और उसके साथ साथ अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी शुरू हो गया है। तो उन फ्रंटलाइन वर्कर्स का और जो स्वास्थ्य कर्मी है उनका जो लिस्ट है, जो सेंटर से या स्टेट गवर्नमेंट से लिस्ट मिली है, वो अपलोड की गई है और इसलिए उनका नाम ऑलरेडी लिस्ट में है और लिस्ट के हिसाब से उनको बुलाया जा रहा है और वो अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। जब हम उसके बाद तीसरे फेज में जाएंगे, जो 50 साल से उम्र के ज्यादा लोग हैं या 50 साल से कम उम्र के जो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो उसका एक मोडालिटी यही है कि उनकी जो वोटर आईडी से या वोटर की लिस्ट जो गवर्नमेंट के पास है उसको लेके उनके नाम डाले जाएंगे ऐप में, तो उनका भी एक लिस्ट बनेगी और वो एरिया वाइज जो है जहां जहां पे उनकी वोटर आईडी का एड्रेस है उसके हिसाब से उनको वहां पे वैक्सीनेशन के लिए समय और तिथि तय की जाएगी। उसके अलावा अगर कोई रह जाता है तो वो भी ऐप में अपना डेटा जो है एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड के साथ अपलोड करके उस लिस्ट में उसका नाम भी आ सकता है। तो ये और भी सरल किया जाएगा, जिससे ऐसा होना चाहिए कि कोई रह नहीं जाना चाहिए, इंक्लूसिव लिस्ट होनी चाहिए। तो अगर किसी कारणवश लिस्ट में नाम नहीं है और मान लो उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, तो अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो अप्रूव्ड है लिस्ट के हिसाब से, ज्यादातर तो बेहतर रहेगा कि आधार कार्ड यूज करें, लेकिन अगर अपना कोई और भी आइडेंटिटी कार्ड है उसको अगर वो उसको ऐप में आप उसका अपलोड कर देंगे तो अपने आप उनका नाम जो है और उनका जो मोबाइल नंबर है वो भी उसमें आ जाएगा और उनको मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा कि आपका नाम रजिस्टर हो गया है, और उसी नंबर पे जब उनकी वैक्सीन की बारी आएगी तो पूरी डिटेल उनको मिल जाएगी। जी। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर गुलेरिया, इस समय पूरे देश से हमारे साथ लिसनर्स जुड़ रहे हैं और आपसे वो सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे राजस्थान का, जहां से जयपुर से हमारे साथ रामू यादव जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रामू यादव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जय सिया राम डॉक्टर साहब। जय सिया राम सिंह जी, आपको भी जय सिया राम। जी जय सिया राम। आप दोनों को जय सिया राम। मेरा डॉक्टर साहब सवाल ये ऐसा है कि हम नेत्रहीन हैं, हमारी उम्र 83 साल की है, हम लोगों को टीका कैसे लगेगा? हम तो इतना जानते नहीं है, अनपढ़ आदमी है और वृद्ध आदमी है, 83 साल की उम्र है, हमको टीका किस तरीके से लगेगा? आप कहाँ पे रहते हैं? कौन से गांव में रहते हैं आप? तहसील जी जयपुर। कहाँ रहते हैं? जयपुर। जी अपनी तहसील बता। अच्छा, तो कोई आपको बिल्कुल अपनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप कोई जो टीकाकरण की अगली स्टेज आएगी कुछ ही हफ्तों में, उसमें आपकी उम्र वाले व्यक्तियों को, 50 साल की उम्र वाले व्यक्तियों को चिन्हित करके आपको टीका लग जाएगा। इसके बारे में आपको ये सूचना मिलेगी। आपके एरिया के जो हेल्थ वर्कर्स हैं या रेवेन्यू वर्कर्स हैं, ये बात वहाँ फैल जाएगी, बताई जाएगी कि कौन कौन से लोग इसमें चिन्हित हो गए हैं और आपको टीका कहाँ लगाना है। थोड़ा इंतजार करिए और आगे जैसे ही आप थोड़ा रेडियो वगैरह सुनते रहिए कि आप किस तरह से ये सारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अभी शुरुआत नहीं हुई है इस ग्रुप की, अभी हम स्वास्थ्य कर्मियों को कर रहे हैं।
और अब जैसे ही आपको इंक्लूड करके करेंगे तो आप सुनते रहिएगा, आपकी तरफ सूचना पहुंचेगी और आपका टीकाकरण बिल्कुल वक्त के साथ होगा। जी डॉक्टर पॉल और डॉक्टर गुलेरिया, आपसे ये कहना चाहेंगे कि कोविड-19 के इस दौर में लोगों को जागरूक करने के लिए और कोरोना से बचाव के लिए आकाशवाणी पर हमने लोगों को कुछ इस तरीके से जागरूक किया। ठीक है, अभी हम इस प्रोमो को सुनेंगे कि जो हमने स्पेशली बनाया था, किस तरह से आकाशवाणी से हम लोगों को जागरूक करते हैं। इस बीच हमारे साथ रायबरेली उत्तर प्रदेश से कॉलर जुड़ गए हैं, चंद्रमणि जी। हेलो जी चंद्रमणि जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी मैं जानना चाहता हूं कि आपके कार्यक्रम में सुनता हूं कि एलर्जी वालों को टीका नहीं लगेगा, या जो इससे सफर कर रहे हैं कोरोना से उनको टीका नहीं लगेगा। जो लोग एसिम्टोमेटिक हैं उनको तो पता ही नहीं कि हमको है कि नहीं है जी। और एलर्जी जन सामान्य को 50% लोगों के एलर्जी का कोई जानकारी नहीं। जी डॉक्टर रणदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि एलर्जी एक बड़ा कॉमन सिम्टम है और कैसे क्या जो एलर्जिक लोग हैं उन्हें क्या टीका लगवाना चाहिए? बिल्कुल, इनके दो सवाल हैं। एक तो ये है कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसको टीका लगेगा या नहीं। अगर आपको कोरोना हुआ है, चाहे आपको पता नहीं चला या पता भी चला है, तो भी आपको टीका लगाना चाहिए। अगर आपको कोरोना पता चला और आपको अभी से हुआ है तो आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं, कम से कम 2 हफ्ते, लेकिन या फिर 4 से 6 हफ्ते के बाद टीका लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोरोना पहले हो चुका है तो भी टीका लगाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी इम्यूनिटी और बेहतर होगी, तो बाद में इन्फेक्शन नहीं होगा, उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरी बात रही एलर्जी की। अगर आपको एलर्जी है, जैसे दमे की शिकायत है, जुकाम, नजला, छींकें आती हैं, तो भी आपको टीका लगाना चाहिए। आप सिर्फ वहां पे जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको बता सकते हो कि मुझे थोड़ी बहुत एलर्जी रहती है, तो वो थोड़ा ज्यादा सावधान रहेंगे। लेकिन इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि अगर आपको एलर्जी है तो आपको टीका नहीं लगाना है। टीका सब लोगों को लगाना चाहिए, चाहे वो एलर्जी वाली हो या कोई ऐसी कोई दवाई ले रहे हो या इनहेलर ले रहे हो, तो भी आप सबको आगे आके जब भी आपकी बारी आए तो टीका लगाना चाहिए। जी, सभी को टीका लगवाना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बता रहे हैं। और हमने भी बात की थी एक प्रोमो की, तो देखिए हमने आकाशवाणी पर लोगों को किस तरीके से जागरूक किया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और इस बीच हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। हेलो जी प्रदीप जी, नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं सर जी नमस्कार सर, जी बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा 2 सवाल था सर। जैसे कि सर अब कोविड की वजह से डर लगता था, तो सर क्या बच्चों को अब हॉस्पिटल रूटीन चेकअप के लिए लेके जाना चाहिए सर? और मेरा दूसरा सवाल था सर कि आमतौर पर पहले की तरह जिंदगी कब से फिर से जीना शुरू करें सर? जी डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहेंगे कि आम लोग जानना चाहते हैं कि दोबारा से जिंदगी पटरी पर कब आएगी, और बच्चों ने इस कोरोना काल में बहुत सफर किया है, तो कैसे सब कुछ ठीक होने वाला है? बिल्कुल सही बात है कि इस कोरोना काल में बहुत नुकसान हुए, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर मैं समझूं तो जो स्कूल हम नहीं चला पाए अपने बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए, टीचर्स को बचाने के लिए, ये शायद सबसे बड़ा नुकसान हमारे समाज को हुआ है। लेकिन यही सब कुछ, ये जो हुआ है, कोई भी देश इससे बच के नहीं रहा, तो तसल्ली वाली बात नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि हमारी मजबूरी रही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि केसेस कम हो गए हैं, माहौल बेहतर हो रहा है, तो धीरे धीरे अब ये बात चल रही है कि किस तरह से हम स्कूलों को शुरू करें। आपको मालूम हुआ कि कुछ प्रदेशों ने स्कूलों को खोलना शुरू भी कर दिया है, खासकर बड़ी क्लासों को। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा धैर्य और बना रखिए। इतना वक्त निकल गया है और ये ऐसा स्टेप लेना पड़ा क्योंकि डर लगता था
कि बच्चे इसमें अगर पकड़ में आएंगे, बच्चों से फिर घर के बड़े लोगों को नुकसान होगा। तो एक बहुत बड़ी सोच के साथ में इसको हिदायत के तरह दिया गया है। तो उसमें धैर्य रखिएगा और जितना वक्त निकल गया है, अब थोड़ा वक्त अगर और लग भी जाए तो ये सारे हमारे इंटरेस्ट में है। और घर में बच्चों को जितना भी हम पढ़ा सकें, उनको साथ दे सकें, उनकी उदासी को संभाल सकें और मिलके उनको जहाँ जितना सीख सकते हैं बातचीत में, घर में के माहौल में, पड़ोस के माहौल में, उतना हम दें। और ये क्योंकि हमारे लार्जर इंटरेस्ट में है कि हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड रहें। लेकिन अब टाइम आ रहा है कि हम स्कूल खोलने की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जी, और अब हम रुक करते हैं हिसार का, जहां से राजेंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं जी? जी स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सिद्धार्थ जी, मैं आपका प्रेजेंटर और डॉक्टर साहब का पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब से आपका कार्यक्रम शुरू हुआ हमें बहुत जानकारी अच्छी मिली, तो मैं इसका भविष्य में आपका हमेशा इसका आभारी रहूंगा। और दूसरा सवाल डॉक्टर साहब से ये था कि मुझे कभी कोरोना हुआ या मुझे पता ही नहीं लगा है, तो इसके बारे में और थोड़ा ये अगर मुझे कुछ दवाइयाँ एलर्जी करती है तो क्या मुझे वैक्सीन लेने में कुछ हिदायतें डॉक्टर साहब को पहले बतानी पड़ेगी कि या ये जानना था डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो डॉक्टर गुलेरिया से हम जर्नलाइज करके देखें कि जो लोग गंभीर बीमारी के शिकार हैं या एलर्जी है, तो उन्हें क्या ये वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? जैसे हम कह रहे हैं कि जो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, और या मान लो जिनको डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या किडनी की प्रॉब्लम है, गुर्दे खराब हैं, डायलिसिस पे हैं, या कैंसर है, इस टाइप की कोई क्रॉनिक बीमारियां हैं, फेफड़े कमजोर हैं, उन सबको टीका लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। उनको ज्यादा सीवियर कोरोना होने के चांसेस हैं, इसलिए उनको बचा के रखना बहुत जरूरी है और इसलिए टीकाकरण उनके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जिसके लिए आप दवाई ले रहे हैं, या हार्ट की प्रॉब्लम हो, या डायबिटीज हो, शुगर की तकलीफ हो, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। या आपको थोड़ी एलर्जी हो, दमे की शिकायत हो, ब्रोंकाइटिस हो, आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। आपको आगे आके जब भी आपकी बारी है टीका लगाना चाहिए, क्योंकि टीका जो है वो आपको कोरोना से बचाएगा और आपको अगर कोरोना हो गया तो ज्यादा सीरियस हो सकता है। तो चाहे आपको कोरोना पहले हुआ हो या ना हुआ हो, अगर आपको कोई भी बीमारी है या आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, तो आपको आगे आके अपना टीका लगा लेना चाहिए। उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और आगे के लिए कोविड सीरियस ना हो, वो प्रोटेक्शन आपको मिल पाएगा। जी, और अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश में दतिया का, जहां से नामदेव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नामदेव जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं नामदेव रत्नानी दतिया मध्य प्रदेश से जी नमस्कार कर रहा हूँ नीति आयोग। नमस्कार। और रणदीप गुलेरिया जी को, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी आयु 60 वर्ष 6 माह है जी, तो और ब्लड शुगर मतलब लगभग 150-60 के बीच रहता है, तो क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? इसका छोटा जवाब है कि आप बिल्कुल वैक्सीन लगा सकते हैं और आपको वैक्सीन लगाना ही चाहिए। जब भी आपकी बारी आती है बेधड़क होके आप वैक्सीन लगाइए। आपके लिए वैक्सीन की बहुत बहुत जरूरत है और आपको कुछ इसमें कोई दो राय या कोई शंका बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। जी, और अब हम रुक करते हैं बीकानेर का, जहां से शबीर अहमद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो जी शबीर जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार। जी सर, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि ये जो वैक्सीन है ना, दोनों एक ही वैक्सीन है या एक लगाने के बाद दूसरी लगवा सकते हैं या दोनों एक ही बार में लगवानी पड़ेगी? जी डॉक्टर गुलेरिया, आप इसका दो क्या जवाब वैक्सीन देंगे? है, दो टाइप की वैक्सीन है, जो तो अलग अलग माध्यम से काम वही करती हैं कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनाती हैं जिससे आपको आगे कोरोना होने से प्रोटेक्शन मिल जाए। लेकिन अगर उसमें 2 डोजेज हैं जिनमें कम से कम 28 दिन का अंतर है। अगर आपने जो पहला डोज एक वैक्सीन का लिया है तो उसी का दूसरा डोज लेना चाहिए, मिक्सिंग नहीं कर सकते।
तो अगर आपको मान लो एक कोवैक्सीन आपने लिए पहली दफा, तो बाद में भी कोवैक्सीन लेनी चाहिए, या दूसरी जो वैक्सीन है कोविशील्ड के नाम से, अगर आपने पहली दफा कोविशील्ड ली है तो दूसरी दफा भी कोविशील्ड लेनी चाहिए, तभी आपको जाके अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो वैक्सीन जो है एक दफा जो आप लगाएं तो पूरा उसका डोज लगाएं, यानी कि दोनों जो आपके डोजेज हैं उनको लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपने एक इंजेक्शन लगा लिया और 28 दिन बाद दूसरा नहीं लगाया, क्योंकि उससे आपको पूरी तरह से सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो दोनों डोजेज लगाने की जरूरत है 28 दिन के अंतर पे, और ये भी जरूरी है कि जो आपने पहले डोज लिया था उसी का दूसरा डोज लें, तो उसके दूसरे डोज के कम से कम 2 हफ्ते बाद आपके शरीर में अच्छी एंटीबॉडीज बन जाएंगी जो आपको कोरोना से सुरक्षित रखेंगी। जी, और अब हम रुक करते हैं लखनऊ का, जहां से लखनलाल जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। जी लखन जी नमस्कार। हेलो जी लखन जी नमस्कार। हाँ, स्वागत है नमस्ते आपका। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ सर, पहले तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ कि सर ये कहना है कि जैसे आज भी हमने जो न्यूज सुन रहे थे 9 बजे की, तो उसमें ये था कि 12,000 नए केसेस मिले हैं जी, और 170 लोगों की डेथ हुई है। तो इस प्रकार मिला के कुल 1,50,000 डेथ हो गई है। अभी मतलब कोरोना वायरस है हमारे लखनऊ में, तो लोग, लेकिन सर ये एहतियाती उपाय जो है इनका बिल्कुल पालन जो है कम हो रहा है। तो इसमें थोड़ा पुलिस को भी सतर्क होना पड़ेगा और शासन को भी जागरूक बनाना पड़ेगा कि अभी कोरोना का संक्रमण है सर। जी डॉक्टर पॉल आप क्या कहेंगे इस पर। ये इन्होंने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात सामने लाए हैं कि ठीक कह रहे हैं कि कोरोना के केसेस कम हो गए, लेकिन देश भर में 12,000 केस भी हुए, और जैसे बताया कि अभी भी मौतें हुई हैं, 100 से ज्यादा मौतें हो रही हैं अभी भी। तो इन्होंने जो अपना दुख जाहिर किया है वो ठीक कहा है कि हम इस तरह से जब वायरस हमारे समाज में है, हमारे शहरों में, गांव में है, देश में है, तो जो हम अपनी एहतियात बरत रहे थे उसमें कमी नहीं लानी चाहिए। इतनी एहतियातों को बरतते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं और उसका प्रकोप हम सहन कर पाए और हमारा नुकसान कम हुआ। हालांकि 1.5 लाख डेथ होना भी बहुत ज्यादा है सोचा जाए तो, लेकिन ये डेथ जो हुई है बाकी देशों के मुकाबले में इस हिसाब से कम हुई है जितने केस हमारे हुए। तो आप जो आपका जो आपने जो बात रखी है ये बिल्कुल सटीक बात है कि हमारी एहतियात कम नहीं होनी चाहिए। हमें मास्क लगाना है, हमें दूरी बनाए रखनी है, हमें अपनी हाइजीन करनी है, और इसमें समाज की भी जिम्मेवारी है, व्यक्ति की भी जिम्मेवारी है, और पुलिस की भी जिम्मेवारी, शासन की भी जिम्मेवारी है कि ये इसमें लैक्सिटी जो है वो नर्मता जो है वो नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है दवाई भी कड़ाई भी, कि हमें कड़ेपन से ही इन चीजों को लागू करते रहना चाहिए और वैक्सीन को भी अपनाना चाहिए साथ साथ। ये दोनों काम इकट्ठे होंगे। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर पॉल और डॉक्टर गुलेरिया, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर पॉल आपका संदेश। मेरा संदेश ये है कि वैक्सीन के प्रति कोई शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए। ये वैक्सीन हमारे देश में, हम खुशकिस्मत हैं कि 2 वैक्सीन, वो भी भारत के बने हुए वैक्सीन हमें उपलब्ध हैं और उसका प्रावधान किया गया है। इनको अपनाइए, ये बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं और ये अपना काम कर रहे हैं। और इनके बारे में जो कोई अफवाहें आती हैं, कोई दूसरी बात कही जाती है, उसको आप प्लीज मत मानिए। सबसे विनती है कि आप वैक्सीन अपनाइए। जी, और डॉक्टर गुलेरिया आप बहुत जल्दी से बताइए आपका क्या संदेश है। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीन तो जरूर लगाएं, साथ साथ ये ना भूलें कि अभी भी कोविड गया नहीं है, इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और हाथ धोना बहुत जरूरी है। अगर हम ये दोनों चीजें करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन लगाएंगे, तो कोविड से हम छुटकारा पा पाएंगे। जी, डॉक्टर वी.के. पॉल और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े अपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वी.के. पॉल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया।